Hello students, welcome to your channel Basic Concept. This video lecture is for class 10th Maharashtra State Board students, that is 10th SSC students. In this video, we'll continue with the first chapter of Science and Technology Part 1, that is Gravitation. बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर्स बहुत छोटे हों, इसलिए हर एक लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। आज का लेक्चर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे है। क्लियर? सो टुडेज लेक्चर विल बी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, तो न्यूटन ने क्या बोला कि इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्यों बोला था? याद है वो स्टोरी जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, वो एप्पल गिरा। तो न्यूटन ने डिसाइड किया कि उन्होंने सोचा और पता कराया कि ये अर्थ ने उस एप्पल को खींचा अपनी तरफ, इस वजह से अर्थ ने एप्पल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया, ऐसा उन्होंने बोला। ओके, तो ये लॉ है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक इरेजर है, रबर है, और एक मार्कर है। सपोज मैं ये रबर और इरेजर को यहां पे रख दूं, तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से ये रबर इस मार्कर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये मार्कर इस इरेजर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको खींच रहा है अपनी तरफ। तो लेट्स कंसीडर वंस अगेन, इन दोनों को मैंने फ्री रखा, तो ये इस मार्कर की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा है, या ये मार्कर इसकी तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा है? ये हमेशा हम लोग सोचेंगे। अच्छा, इसके लिए इमेजिन करो कि आपकी स्कूल बस या एक ट्रक है, उसको आप जाके पीछे से पुश करो, आप फोर्स एक्सर्ट कर, राइट? हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पुश इज अ फोर्स। तो आप उस ट्रक को या उस बस को पुश कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। यस। क्या वो बस मूव कर रही है? नहीं। अच्छा, तो 10-15 लोगों को बुलाओ और उसके बाद ट्राई करो, या अच्छे हट्टे कट्टे हैं तो 10-15 में हो जाएगा, या 15-20 और लगेंगे, उसको पुश करो, तो क्या वो बस मूव करेगी? तो क्या आपको आंसर मिल गया कि ये इरेजर इस मार्कर को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा था? क्या आंसर है इसका? कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो काफी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहा है। आप जब पुश कर रहे थे वो बस मूव नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि आप फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहे थे। ओके, तो हमको पता चल गया कि हर एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ऐसा न्यूटन ने बोला। तो एप्पल को कैसे खींच लिया अर्थ ने? तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस तरह से दिया कि उन्होंने बोला कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड मतलब ताकत ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इनके मासेस पे डिपेंड करेगा। इसका मास में अगर m1 ले लूं, इसका मास में अगर m2 ले लूं, तो उन्होंने कहा ये जो फोर्स है, जो ये मास इस पे एक्सर्ट करेगा और अपनी तरफ खींचेगा, और ये मास इसके ऊपर फोर्स करेगा, एक्सर्ट करेगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसका फोर्स क्या है? F। इसका क्या है? सेम है F। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग रहेगी। डायरेक्शन कैसे अलग दिखा रहे हैं? हम एक को नेगेटिव ले लेंगे, राइट? इसको अगर हमने पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लेंगे, पर फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। तो न्यूटन ने क्या बोला? ये जो फोर्स है ये इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करेगा। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? पहला पॉइंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम ये सिलेबस के सिर्फ 2 ही हो चुके हैं, राइट, 2019 एंड 2020। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आना चाहिए कि फोर्स विल डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब कैसा, सपोज इसका मास में ले लूं 6 किलो, इसका मास में ले लूं 2 किलो, तो इनका फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, 12 फैक्टर है, नंबर है। अगर इसका मास में बढ़ा दूं 8 कर दूं, इसका मास में बढ़ा दूं 4 कर दूं, तो 8 4 का 32। ठीक है, मतलब अगर मैं मासेस बढ़ाऊं या कम करूं तो फोर्स पे इफेक्ट गिरेगा। इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये देख लो। वो लोग बोलेंगे सपोज ये मास को हमने डबल कर दिया, पहले वाले मास को हमने डबल कर दिया, तो क्या फोर्स होगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? देखो, वो m1 इंटू m2 पे डिपेंड करेगा। m2 को तो हाथ नहीं लगाया, तो m1 को कंसीडर करो कि m1 x था, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, x इंटू m2। अब वो क्या बोल रहे हैं, इसके मास को मैंने डबल कर दिया, डबल कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, 2x। तो इस बार फोर्स कैसा रहेगा, 2x इंटू m2। अच्छा, ये क्या है, ये पहले वाला फोर्स था, F1 था। ये क्या है, ये दूसरे वाला फोर्स है। अभी जो हुआ वो किसकी वजह से, मास बढ़ाने की वजह से जो फोर्स हुआ वो F2 है। अच्छा, ये x इंटू m2 क्या है, x इंटू m2 क्या है, x इंटू m2 ये फोर्स 1 है, तो इसको निकाल के इसके जगह पे मैं फोर्स 1 डाल सकता हूं। तो इसमें से क्या आंसर मिलता है मुझे, मेरा सेकेंड फोर्स भी डबल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते। अब मुझे बोलो क्या बोल रहे हैं कि पहले मास को मैंने डबल कर दिया, दूसरे मास को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो क्या होगा फोर्स के ऊपर इफेक्ट? अच्छा, डबल ट्रिपल ऐसा आ गया तो एक्स वाई ए बी सी डी कुछ तो भी ले लो उनके मासेस। तो पहले वाला मैं मास कंसीडर करता हूं, इसका एक्स था, इसका वाई था, राइट। तो इनका फोर्स कितना था, F1 था, इज इक्वल टू रॉन्ग है, टाइम बीइंग के लिए एक एरो कंसीडर करो। तो F1 क्या था, m1 इंटू m2 दैट इज x इंटू y, राइट। अभी तक हमको इतना ही मालूम है कि उन्होंने बोला कि वो प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस को। ओके, अब मासेस को क्या हुआ है, ये मास डबल हो गया है। अगर ये मास डबल हो गया है तो नया फोर्स जनरेट हुआ F2, वो मास डबल हो गया था तो 2x हो गया। अच्छा, y क्या हो गया, y 3y हो गया, हाँ? m1 2x हो गया, m2 3y हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 xy। ये F2 क्या होगा, F2 होगा 6xy। अच्छा, ये xy क्या है, ये xy तो ये है F1 ना, तो इसको हटा के मैं बोल सकता हूं F1। तो नया फोर्स कितना होगा, नया फोर्स 6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स होगा। इज दिस क्लियर? एक एक चीज समझने की कोशिश करो, और बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है, एक एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर एक मास को मैंने डबल कर दिया, एक मास को मैंने 8 टाइम्स कर दिया, एक मास को मैंने आधा कर दिया, तो क्या होगा। और एक कंडीशन कंसीडर करते हैं, दैट इज कंसीडर वन मोर थिंग। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, कुछ तो भी ऑड नंबर्स दे दे, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला कर देते। उन्होंने क्या बोला कि पहले मास को मैंने 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, और दूसरे मास को मैंने 6/7 टाइम्स कर दिया। डोंट वरी अबाउट दीज नंबर्स। ये नंबर्स को देख के हैरानी, सिर्फ नंबर्स फ्रैक्शन है ना, ठीक है ना, उसको एक्स और वाई लेके कर देंगे।
तो हमारा क्या है, हमारा फोर्स जो है वो m1 इंटू m2 पे डिपेंड करता है, ऐसा बोला था। और m1 m2 कैसे, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड करता है। ओके, तो पहला फोर्स क्या है, पहला x और y लेते हैं इसको मासेस। तो पहला फोर्स क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, x इंटू वाई पे डिपेंड करेगा। अब x और y को मैंने चेंज कर दिया, मासेस को मैंने चेंज कर दिया, तो क्या हो गया ये, अब क्या मास हो गया, अब हो गया 1/3x हो गया, और ये 6/7y हो गया। डाल दो उनको यहाँ, m1 क्या हो गया, ये हो गया, m2 क्या हो गया, ये हो गया, तो डाल दो यहाँ। तो f2 क्या हो जाएगा, f2 विल बी 1/3x इंटू 6/7y, राइट। ये दो टर्म्स हैं, हमने अलजेब्रा में पढ़े हुए ये टर्म्स, राइट, और वो मल्टीप्लाई हो गए। तो x इंटू वाई क्या होता है, xy होता है, 3 1 जा 3 2 जा, तो 2/7। तो f2 क्या होता है, 2/7 xy, और ये xy क्या है, ये xy तो वो है f1। तो नया फोर्स कितना हो गया, 2/7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो तुम्हारा हो गया, जहां पे मासेस चेंज हो रही। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन ने उतना ही बोल के खत्म नहीं किया था कि वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है, क्या, फोर्स। फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है, इतना बोल के उन्होंने खत्म नहीं किया था। m1 इंटू m2 पे डिपेंड करता है, नहीं, आगे भी कुछ होना है। सपोज ये मास है, ये अपना m1 है, ये अपना m2, ये दो मास। अगर इनको मैंने दूर कर दिया तो कोई इफेक्ट होगा क्या फोर्स के ऊपर, इन दोनों के फोर्सेस? यस, डेफिनेटली इसको खींचने की ताकत कम हो जाएगी, वही न्यूटन ने बोला। तो क्या बोला न्यूटन ने कि जैसे ये दूर जाएंगे उनका फोर्स कम हो जाएगा। अच्छा, कितना कम हो जाएगा, उसने बोला वो एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब वो कैसे एक्सप्लेन किया, देखो, अगर ये इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करने का वो थोड़ा टाइम बाद में बताता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को कैसे लेते हैं हम, डी, ठीक है। अगर ये इसका डिस्टेंस है तो न्यूटन ने बोला जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन कैसा होता है, 1। तो न्यूटन ने क्या बोला, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बिफोर इसको समझने की कोशिश करें, हम एक टर्म जान लेते हैं। इसको बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में इनवर्स स्क्वायर रूल भी बोला है, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल भी बोला है। अब इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला, वो डी स्क्वायर से कम हो जाएगा, 1/d स्क्वायर से कम हो जाएगा जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे फिर से। ओके, तो समझते एग्जाम में मुझे क्या पूछेंगे और मैं कैसे इसका आंसर लिखूंगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर उन्होंने बोला m1 m2 एक डिस्टेंस पे है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं डबल कर दूं, कभी भी एग्जाम में कुछ ऐसा आता है कि डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो सिंपल काम करना, x y z a b c d कुछ तो भी ले लेना। तो उन्होंने क्या बोला मुझे कि मैंने m1 m2 रखा था, उनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं डबल कर दूं तो मैं बोलता हूं ओरिजिनल डिस्टेंस x था, ओरिजिनल डिस्टेंस x था। तो अब मैं अगर 2x कर दूं तो क्या होगा, न्यूटन ने हमको बोला है कि फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। तो पहले x था तो
तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब d स्क्वायर में करेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। स्टार्टिंग करेंगे, इसका फोर्स कैसा था, प्रोपोर्शनल। F1 क्या था, 1/x स्क्वायर। F1 क्या था, प्रोपोर्शनल साइन नहीं डालते, एरो डालते। F1 क्या था, 1/x स्क्वायर पे डिपेंडेंट। अब क्या हो जाएगा F2, F2 will become 1/2x the whole square। 2x the whole square क्या होता है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। सही है, 4x स्क्वायर। अच्छा, अब इसको, इन दोनों टर्म्स को मैं अलग कर देता हूं, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/x स्क्वायर, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, 1/x स्क्वायर क्या है, 1/x स्क्वायर तो F1 है, तो F2 क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ F1। सिंपल चीज, अगर ये तो समझने का हो गया, सिंपल चीज अगर मेरे को याद रखनी है कि डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा, डबल, तो फोर्स 1/2 स्क्वायर टाइम से कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर ट्रिपल हो जाएगा तो फोर्स 1/3 स्क्वायर टाइम से कम हो जाएगा। मतलब टाइम से कम नहीं हो जाएगा, 1/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन बोलता हूं, सपोज द डिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, डिस्टेंस increases 4 times the original distance between two objects, तो उनका फोर्स क्या होगा, 1/4 स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। जो पहले का फोर्स था ना, उसका 1/4 स्क्वायर टाइम, 4 स्क्वायर क्या होता है, 1/16। तो अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स will be 1/16 times of the original force. Inverse square rule. Inverse square rule. Is this clear? ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, समझ में आनी चाहिए। Is this clear? पहला बात किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता था। दूसरा हमने बोला 1/d स्क्वायर पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। Is this clear? Now I will combine both the things and give you the equation of force. दोनों चीजों को हम कंबाइन करेंगे। Clear? So let's combine both the things. तो पहला बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दूसरा बोला है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। लेट मी कंसीडर M1 और M2। ठीक है, अब अगर मुझे बोलते हैं कि M1 को डबल कर दिया, डबल मतलब 2, राइट, 2x, तो फोर्स को क्या होगा, न्यू फोर्स कितना होगा, M2 को कुछ नहीं बोला, M1 को डबल कर दिया, तो न्यू फोर्स कितना होगा, 2 into 1, that is 2 times of the original force। न्यू फोर्स कितना होगा, 2 times of the original force। अच्छा, अगर मेरे को बोलते हैं इसको ट्रिपल कर दिया और इसको 7 टाइम्स कर दिया, ट्रिपल मतलब 3, 7 टाइम्स इंटू 7, तो नया फोर्स कितना होगा, 7 3s are 21 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इसको 1/3 कर दिया, इसको 5/7 टाइम्स कर दिया, एक मास को 1/3 कर दिया, दूसरे मास को 5/7 टाइम्स कर दिया, तो नया फोर्स कितना होगा, नया फोर्स विल बी मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 5/21 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। इससे डिफिकल्ट और कुछ नहीं आ सकता, ये अगर समझ में आ गया। यहां पे आ जाओ। अच्छा,
डिस्टेंस और ये न्यू फोर्स, ओके। डिस्टेंस अगर डबल कर दिया, डबल मतलब 2, राइट, 2, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 स्क्वायर कितना होता है दिमाग में, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। 4 को उल्टा कर दो, तो 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स, स्क्वायर और इनवर्स उल्टा करो, 1/4 टाइम्स दो। अच्छा, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इनवर्स करो उल्टा करो, 1/9 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। अच्छा, डिस्टेंस को 7 टाइम्स कर दिया, डिस्टेंस को 7 टाइम बढ़ा दिया, इनवर्स स्क्वायर रूल, स्क्वायर करो इसको, 7 7 जा 49, उल्टा करो 1/49 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स। अच्छा, डिस्टेंस को आधा कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ कितना होता है 1/2, स्क्वायर करो इसको, स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उल्टा करो इसको ना, स्क्वायर तो किया, इनवर्स उल्टा करो 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। मतलब डिस्टेंस अगर कम कर दिया तो फोर्स बढ़ जाने वाला है, 4 गुना हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस अगर 1/3 कर दिया, मेरे को बोल रहे डिस्टेंस 1/3 कर दिया तो नया फोर्स कितना होगा, सिंपल स्क्वायर करो इसको, 1/9 आता है, उल्टा करो उसको, 9/1 मतलब 9 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो वो क्वेश्चन हो चुका है क्लियर। आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, देन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब मैंने क्या बोला था, मैं दोनों इसको कंबाइन करने जा रहा हूं, दोनों कंबाइन करके मेरे को क्या मिलेगा, F is directly proportional to m1 m2 upon d square, right? This is the thing that was given to us by Newton. तो फिर बाद में क्या किया, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल के हम इज इक्वल टू डालते तो आ जाता है F is equal to a constant ना, m1 m2 upon d square। ये हो जाता है मेरा इक्वेशन। क्या हो जाता है मेरा इक्वेशन, F is equal to a constant into m1 m2 upon d square। अच्छा, क्योंकि ये कांस्टेंट रिलेटेड टू ग्रेविटेशन था और ये पूरे यूनिवर्स में वैलिड था, इसलिए इस कांस्टेंट को नाम दिया गया कैपिटल जी। हमारे आगे सिलेबस में एक स्मॉल जी भी आने वाला है, तो बी केयरफुल, कैपिटल जी और स्मॉल जी अलग है। कैपिटल जी, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ओके। अच्छा, यूनिवर्सल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, ये जानने की कोशिश करते थे। उसके लिए किसी भी चीज की अगर ऐसा यूनिट फाइंड करने के तो पहले उसकी इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन कैसे आएगी, ये सारी चीजें वहां चली जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा, G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ G। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, NEWTON न्यूटन। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसा में क्या है मीटर। तो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, राइट, मीटर इंटू मीटर। अच्छा, ये क्या है m1 m2, मास, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, राइट, तो इट बिकम्स किलोग्राम स्क्वायर। तो G का ऐसा यूनिट क्या हो गया, G का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हम जो यूनिट लिखते कैसे, ये ऊपर लिखते, ऊपर कैसे लिखते हैं, kg -2 मतलब डिनोमिनेटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका
SI यूनिट ऑफ G। इज इट क्लियर कैसे डिराइव किया मैंने? सी सेम थिंग आई नॉट एक्सप्लेन अगेन वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, जरा कर्सर पीछे लेके जाओ, फिर से एक बार सुन लो क्या मैंने बोला, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इस पार्ट को फिर से देख लो, थोड़ा सा पीछे लेके। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते। अच्छा, अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है? इसमें m1 m2 और d² है। तो अगर मेरे पास यूनिट मासेस है, ये दोनों मासेस यूनिट मासेस है। यूनिट मास क्या होता है? जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट मासेस है और यूनिट डिस्टेंस है। जैसे ऐसा यूनिट में मैं ले लेता हूं, ये मास है 1 किलो का, ये मास है 1 किलो का और ये डिस्टेंस है 1 मीटर का। अगर ये वैल्यूज मैं उसमें पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा F इज इक्वल टू G। मास है 1 kg, दूसरा मास है 1 kg अपॉन 1²। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू G। तो G क्या हो जाएगा? What is the value of capital G? What is the value of universal constant? So I can say value of universal constant is equal to the value of force when there are unit masses, unit distance apart. फिर से बात समझने की कोशिश करो। ये G, ये वैल्यू ऑफ G इस वैल्यू ऑफ फोर्स को इक्वल रहेगी जब मासेस 1-1 किलो के होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का होगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, एक्सपेरिमेंटली हेनरी क्लेवेंडिश ने इसकी वैल्यू फाइंड की है जी, 6.673 into 10⁻⁻11। क्लियर? यूनिट क्या आएगा? अभी हमने फाइंड किया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है इधर देख के फिर से मुझे बताओ। न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये दोनों नीचे आ जाएगा पर किलोग्राम स्क्वायर। So what is the value of G which is experimentally found by Henry Cavendish? 6.67 into 10⁻11 Newton meter square per kilogram square. Clear? Is this part clear? Is unit mass, unit distance, ये सब क्लियर हो गया? So that I can move further. Clear? आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को ठीक से समझ लिया है। हमने ये समझा कि मासेस चेंज होंगे तो फोर्स कैसे चेंज होता है। हमने ये समझा कि अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स कैसे चेंज होता है। हमने ये पता कर लिया कि ये जी एफ को इक्वल कब होता है और जी की वैल्यू क्या है, जी क्या है, ये सारी चीजें हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक। न्यूटन ने मुझे क्या बोला कि अगर मेरे पास दो मासेस है m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस इज d, अगर ऐसा बोला तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो, कितना फोर्स है ये कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में एक टेबल है और आपकी मम्मी ने बोला इस टेबल को, आप यहां खड़े हो, इस टेबल को उस कॉर्नर में डाल, तो आपको फोर्स किधर से भी पुल पुश कर सकते हो क्या? नहीं, आपको एक डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स, राइट? सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका एक डायरेक्शन भी होता है। तो न्यूटन ने हमको उसकी वैल्यू बता दी कैसे कैलकुलेट करने की इस इक्वेशन से, पर लोगों ने पूछा उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसका डायरेक्शन उन्होंने ये तो बताया था हमने, टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स, राइट? टुवर्ड्स मतलब ऐसे भी आ सकता है। तो उन्होंने इसका डायरेक्शन, उन्होंने बोला इन मासेस के अगर तुम सेंटर्स को लो और इन सेंटर्स को एक लाइन से ज्वाइन करो,
So the direction of force will be line joining their centers. इन centers को join करने वाली जो लाइन होगी उस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब ये फोर्स ऐसा आएगा और ये फोर्स ऐसा आएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन। इसके ऊपर जो फोर्स ये लगाएगा वो ऐसे कोई करेगा इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर ये ऐसे। अच्छा अब आते हैं डिस्टेंस के ऊपर। तो इनका डिस्टेंस क्या होगा? इनका डिस्टेंस इस सेंटर से लेना पड़ेगा। ये होगा ये डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? इन मासेस के सेंटर से लेना पड़ेगा। अच्छा अगर सर्कल ले लिया तो सेंटर फाइंड करना आसान है। अगर मैंने कुछ ऐसा फिगर ले लिया इरेगुलर, ऐसे दो ऑब्जेक्ट भी तो हो सकते हैं, तो इनका क्या करूं? अगर मेरे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स है तो इनका मास इनका डी कैसे फाइंड करूं? तो न्यूटन ने इसके लिए भी ये बताया, एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, जिसके बारे में अगले साल तो आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए जो चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास इस साल आपको कितना मालूम होना चाहिए। अगले साल तो आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे। ये जो बॉडी है, फिजिक्स ऐसा बोलता है कि तुम इस बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट इमेजिन कर सकते हो, एक ऐसा पॉइंट इमेजिन कर सकते हो जहां पे इस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा मैं एज्यूम कर सकता, ऐसा मैं सोच सकता हूं। फिर से एक बार, हर बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट, अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं, एक फाइंड कर सकते हैं जहां पे हम उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उस पॉइंट पे मैं उसको बैलेंस कर सकूंगा। अब ये मार्कर अगर मेरे को बैलेंस करना है तो ये एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसका बहुत सारा चीज इधर ज्यादा है। कोई भी चीज, कभी नोटबुक कैसे बैलेंस किए, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। फिर से एक बार सेंटर ऑफ मास को समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज। बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट मैं इमेजिन कर सकता हूं जहां पे इस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, अगर इसका मास यहां पे सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इनके सेंटर ऑफ मासेस को ज्वाइन करने का। इन दोनों के बीच का जो फोर्स रहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इन सेंटर ऑफ मासेस को जो लाइन ज्वाइन करना है उसके अलोंग उस लाइन रहेगा। इज दिस क्लियर? इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट दिस मच, whatever I did video today, मेरे ख्याल से तुम्हारे 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकोगे। क्लियर? So thank you very much and keep learning.